हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11th हिंदी का मॉडल पेपर कि अब की बार आपके वार्षिक परीक्षा का किस तरह से पेपर आएगा। हम आपको इस वीडियो में ये मॉडल पेपर अवेलेबल कराएंगे जो भी सॉल्यूशन के साथ। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर इससे पहले आपने हिंदी सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके साथ ही हमने आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के 2 मॉडल पेपर थे, दोनों मॉडल पेपर को सॉल्व कराया है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो अब हम मॉडल पेपर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको दिगम क्षेत्र और अंक दे रखे हैं, इसके बारे में हमने एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो में देख लिया है, तो आपको उस वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले आएगा आपका खंड ए, जिसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 अंक का है। इसका मतलब यह है कि आपको एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको गद्यांश से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं इसके ऊपर हमने वीडियोस बना रखी है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को भले ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको इस गद्यांश को पढ़ने के बाद क्या पता चला कि इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप। मैंने इसको हरी लाइन से भी डिनोट कर रखा है, तो आप गद्यांश वाली वीडियो देख लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। और गद्यांश पद्यांश दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपसे ये ज़रूर सॉल्व होगा। इसमें भी मैं आपको लास्ट का क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 कि कविता का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। मतलब इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है उसको बताना है, तो आप इसका एक सिंपल शीर्षक लिख सकते हैं, भारतीय किसान। ओके, आप वीडियोस देख लीजिएगा और सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपके। फिर आएगा आपके खंड ब, जिसके अंदर तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो भी 8 अंक का है। कौन कौन से टॉपिक है? कन्या भ्रूण हत्या, जघन्य अपराध, योग स्वास्थ्य की कुंजी, जीवन में खेलों का महत्व, कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। ये चारों निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, इसलिए इन चारों निबंध को अच्छे से तैयार कीजिएगा। मैं आपको कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का निबंध दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको संकेत बिंदु दे रखे हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा कोरोना वायरस लक्षण एवं बचाव के तरीके, तीसरा कोरोना वायरस महामारी का सामाजिक प्रभाव, चौथा आर्थिक प्रभाव। तो ये इस तरीके से आपका निबंध है, आप देख सकते हो। और ये निबंध मैंने आपकी रिफ्रेशर से ही उठाया है। ओके, और अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको कोरोना वायरस का निबंध सिखा दूँगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्राम पंचायत निबड़ी कला के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर नागौर को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र लिखे। अथवा में है जिला शिक्षा अधिकारी पाली की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राम महावीर सोजत में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखे। ये दोनों पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पत्रों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो मैं आपको ऊपर वाला पत्र दिखाता हूँ। तो आपका सब्जेक्ट क्या था? पेयजल की समुचित व्यवस्था के क्रम में। तो आपको इस तरीके से निबंध लिखना है। और इसमें आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो आपको अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, अपनी के नहीं। आपको जो अपने पैसेज या फिर आपको जो कार्यालय पत्र में जो ग्राम पंचायत का नाम दे रखा है वो यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत का नाम फिलअप करना है, वरना आपको सारा का सारा है वो आपको इस तरीके से एप्लीकेशन या फिर कार्यालय पत्र है वो आपको लिखना है। आप देख सकते हो बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है। और लास्ट में भी आपको जो ग्राम पंचायत वाला सेक्शन दे रखा है उसमें आपको जो क्वेश्चन में ग्राम पंचायत दे रखी है उसका नाम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि समाचार पत्र लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं, लिखिए। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो समाचार पत्र लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं, मैं आपको यहाँ पर एक एक बताता हूँ। क्या, किसके, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये आपके समाचार पत्र लेखन के 6 प्रकार है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोरोना महामारी के कारण शिक्षा के बदलते स्वरूप पर एक फीचर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोरोना महामारी के कारण शिक्षा का स्वरूप है वो किस तरह से बदला है, इसके ऊपर आपको एक फीचर तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक आदर्श प्रतिवेदन के गुण लिखिए। तो एक आदर्श प्रतिवेदन के जो भी गुण होते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार कर लिए हैं। सबसे पहला यथार्थता, दूसरा प्रामाणिकता, तीसरा निष्पक्षता, चौथा निश्चित मत अथवा निर्णय और पांचवा है सुसंबद्धता और स्पष्टता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर आपको अपने शब्दों में आलेख लिखना है। पहला है बाल श्रम और उपेक्षित बचपन, दूसरा है निःशुल्क कन्या शिक्षण के परिणाम, तीसरा है पंचायत स्तर पर कंप्यूटर क्रांति। ये तीनों ही आलेख इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बाल श्रम और उपेक्षित बचपन पर आलेख दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। आप इस तरीके से लिख सकते हैं और अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आ चुका है खंड ग, जिसके अंदर 9वां क्वेश्चन है कि निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वापस वो की वही बात, वीडियोस देख लीजिएगा, आप पद्यांश को सोल्व करना सीख जाएंगे। और अथवा में भी दे रखा है, इसको भी आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नांकित में से किसी एक पद्यांश का भाव सौंदर्य एवं भाषा शिल्प स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको करना होगा और मैं इसका आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा बाद में कि आपको किस तरह से पद्यांश का भाव सौंदर्य और भाषा शिल्प लिखना है। मैं आपको जो ये पहला है हम तो एक एक करी जाना जो कबीर का है उसका भाव सौंदर्य एवं भाषा शिल्प दिखाता हूँ। तो भाव सौंदर्य के अंदर आपको लिखना है कि इसमें यह भाव व्यक्त हुआ है कि परमात्मा है वो सर्वव्यापक एवं सभी पदार्थों में विद्यमान है, परंतु मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति को आत्मा परमात्मा की द्वैतता प्रतीत होती है, परंतु परम तत्व के ज्ञानी को ऐसा ब्रह्म नहीं व्यापता है। ये तो हो गया आपका भाव सौंदर्य। इसके बाद आपको भाषा में लिखना है। पद में सदुकड़ी तथा मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। संबोधन शैली तथा भाषागत अनुनासिकता प्रयोग हुई है। भाषा तत्सम तद्भव एवं देशज है जो कि भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से पकड़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि वे आके कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। तो वे आके कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार व महाजन को जिम्मेदार बताया गया है, क्योंकि खेतों का अपने मालिक समझने वाला किसान लगान और कर्ज चुकाते चुकाते अपना सब कुछ लूटा बेटा। वह खेतों से बेदखल हो गया, घर द्वार अपने जानवरों से रहित हो गया और अपनी पत्नी, बेटा, बेटी और पुत्र वधू से दूर हो गया। उसके जीवन में जमींदारी शोषण का ऐसा चक्र चला कि उससे वह अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा सका और स्वयं भी कष्टों से घिरा रहा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो अब की बार आपके चैप्टर हट चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को मत कीजिएगा। इसकी जगह आपके एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद फिर 13वां क्वेश्चन वही है कि गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वीडियोस देख लीजिएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे गद्यांश और पद्यांश के आंसर देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि आपको निम्नांकित में से कोई 4 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर आपको कुल मिला के 5 प्रश्न दे रखे, जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर बताऊंगा। और अब आप बोलोगे ये तो 3 हुए, चौथा भैया आपके चैप्टर कट चुके हैं, तो मैं आपको 3 क्वेश्चन के आंसर दिखाता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, हाफ ईयरली में भी आया है और ईयरली में भी आएगा ही आएगा। तो स्क्रीन पर आंसर है, देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आपको अगला था कि कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। इसका आंसर भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आ चुका है खंड घ, जिसके अंदर 15वां क्वेश्चन है कि निम्नांकित लघुत्रात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। 4 क्वेश्चन से उनमें से आपको किन्हीं 3 के आंसर देने हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो लेखक ने लता की कौन सी विशेषताएं बताई, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान में कुई किसे कहते हैं और कुई और कुएं में आपको अंतर बताना है। तो कुई की परिभाषा तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं आपको कुएं और कुई इन दोनों में अंतर भी दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा। इसके बाद आपको कला और भाषा के अंतर संबंध पर आपकी राय क्या है, इसका आंसर लिखना है। तो कला और भाषा का अंतर संबंध आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने 4 में से किन्हीं 3 के आंसर देख लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि आपको एक निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर देना है। 2 है, उनमें से आप किसी एक का दे सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान निर्धारित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अथवा में है कि राजस्थान में कुई निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक लिखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको राजस्थान में कुई निर्माण की प्रक्रिया को समझाता हूँ। तो राजस्थान में कुई निर्माण की प्रक्रिया को आपको विस्तार पूर्वक समझाना था। तो पूरा आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से ये फर्स्ट मॉडल पेपर था जो हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। अगली वीडियो में हम सेकंड मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मैं आपको इस चैनल पर अवेलेबल कराऊंगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।